सुप्रभात बच्चों। कल हमने ये पाठ पढ़ा था संचन भाग 2 से। कल पाठ पढ़ा था सपनों के से दिन। यह पाठ हम आधा कर चुके थे और इस पाठ को अब हम आगे पढ़ेंगे। हमने इसके 3 जो पैरे हैं वो हमने पहली वीडियो में कर लिए थे। अब आगे इस वीडियो को देखते हैं। लेखक ने अपने बचपन का वर्णन इस पूरे के पूरे पाठ में किया है कि जब वो बच्चा था, उसका बचपन था, तो किस तरह से वह बीता था। आइए पढ़ते हैं। हमारा स्कूल बहुत छोटा था। लेखक कहता है कि जब हम छुट्टियों का काम हमें मिलता था और जब हम स्कूल जाते थे, अपने उस स्कूल का वर्णन, स्कूली जीवन के बारे में लेखक कहता है कि हमारा स्कूल बहुत छोटा था। केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे जो अंग्रेजी के अक्षर एच की भांति बने हुए थे। दाईं ओर पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था। हाँ जी, लेखक के हेडमास्टर का नाम क्या था? श्री मदन मोहन शर्मा, जिसके दरवाजे के आगे हमेशा चिक लटकी रहती थी। स्कूल की प्रार्थना के समय वह बाहर आते और सीधी कतारों में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देखकर उनका गोरा चेहरा खिल उठता था। सारे अध्यापक लड़कों की तरह ही कतार बांधकर उनके पीछे खड़े होते, केवल मास्टर प्रीतम चंद पीटी लड़कों की कतारों के पीछे पीछे खड़े खड़े यह देखता रहता। हाँ जी, उनके पीटीआई सर का क्या नाम था? मास्टर प्रीतम चंद, उनके पीटी सर का नाम था। उनकी जो गुड़की तथा ठुड्डों के भय से हम सभी कतार के पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते थे। सीधी कतार में बने रहने का प्रयत्न करते। सीधी कतार के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना होता था कि आगे पीछे खड़े लड़कों के बीच की दूरी भी एक जैसी हो। हाँ जी, यहाँ प्रार्थना का समय है कि प्रेयर के समय कैसे पीटीआई सर उनकी लाइनों को सीधा करते थे। सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे क्योंकि उन जितना सख्त अध्यापक न कभी किसी से देखा और न ही कभी सुना था। यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर उधर हिला देता या पाँव से दूसरी पिंडली खुजला लेता तो वह उसकी ओर बाघ की तरह झपट्टा मारता था और खाल खींचने के मुहावरे के अर्थ को प्रत्यक्ष करके दिखाता था। परंतु हेडमास्टर शर्मा जी उसके बिल्कुल उल्ट स्वभाव के थे। वह 5वीं और 8वीं श्रेणी को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाते थे। हमारे में से किसी को भी याद नहीं था कि 5वीं श्रेणी में कभी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उधेड़ते देखा हो या सुना हो। अधिक से अधिक वह गुस्से में बहुत जल्दी जल्दी आंखें झपकते, अपने लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से एक चपत हमारे गाल पर मार देते। मेरे जैसे सबसे कमज़ोर शरीर वाले भी सिर झुकाकर मुंह नीचा कर हंस देते थे। वह चपत तो जैसे हमें भाई पीखे की नमकीन पापड़ी जैसे मज़ेदार लगती, जो तब पैसे की शायद 2 आ जाया करती थी। परंतु तब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह नहीं थी जहाँ खुशी से भागे जाएं। लेखक कहता है कि स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर आनंद किया जाए, खुशी मनाई जाए। हमें स्कूल का कोई शौक़ नहीं था जाने का, परंतु कच्ची श्रेणी से लेकर 4थी श्रेणी तक केवल 5-7 लड़कों को छोड़ हम सभी रोते चिल्लाते स्कूल जाया करते थे। परंतु कभी कभी ऐसी परिस्थिति के लिए स्कूल अच्छा भी लगने लगता जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय पीटी साहब नीले पीली झंडियाँ हाथों में पकड़ाकर 1 2 3 कहते, झंडियाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते तो हवा में लहराती और फड़फड़ाती झंडियों के साथ खाकी वर्दियों तथा गले में 2 रंगे रुमाल लटकाए अभ्यास किया करते। हम कोई गलती न करते तो वह अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते, कहते शाबाश, वेल बिगिन अगेन, 1 2 3 3 2 1। उनकी एक शाबाश ऐसे लगने लगती जैसे हमने ऐसी फौज के सभी तमगे जीत लिए हों। कभी ऐसी शाबाश सभी मास्टरों की ओर से हमारी सभी कॉपियों पर साल भर की लिखी गुड से अधिक मूल्यवान लगने लगती। कभी ऐसा भी लगता कि कई साल की सख्त मेहनत से प्राप्त की पढ़ाई से भी पीटी साहब की डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त की गुडविल बहुत बड़ी थी। परंतु यह भी एहसास रहता था कि जैसे गुरुद्वारे का भाई जी कथा करते समय बताया करता है कि सतगुरु के भय से ही प्रेम जागता है, ऐसे ही पीटी साहब के प्रति हमारी प्रेम की भावना थी। यह ऐसा भी है कि आपको रोज़ फटकारने वाला कोई
अपना यदि साल भर के बाद एक बार शाबाश कह दे तो वह चमत्कार सा लगने लगता है। हमारी दशा भी कुछ ऐसी हुआ करती थी। हाँ जी, इस जो पहरे में लेखक ने कहा है कि जो हमारे पीटीआई साहब थे वो बड़े ही सख्त थे, लेकिन कभी कभार वो हमें शाबाश देते तो वह शाबाश हमें ऐसी लगती थी जैसे हमें कोई मेडल मिल गया हो। आगे देखिए लेखक क्या कहता है कि हर साल अगली श्रेणी में प्रवेश करते समय मुझे पुरानी पुस्तकें मिला करती थी। हमारे हेड मास्टर शर्मा जी के लड़के को उसके घर जाया पढ़ाया करते थे। हमारे हेड मास्टर शर्मा जी एक लड़के को उसके घर पढ़ाने जाते थे। वे धनाढ्य लोग थे। धनाढ्य होता है धनवान लोग। उनका लड़का मुझसे 1-2 साल बड़ा होने के कारण मेरे से एक श्रेणी आगे था। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता तो शर्मा जी उसकी 1 साल पुरानी पुस्तकें ले आते। हमारे घर में किसी की भी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी। यदि नई किताबें लानी पड़ती तो शायद इसी बहाने पढ़ाई 3री-4थी श्रेणी में ही छूट जाती। कोई 7 साल स्कूल में रहा तो एक कारण पुरानी किताबें मिल जाना भी था। कॉपी पेंसिल होल्डर शाही दवात में भी मुश्किल से 1-2 रुपये साल भर में खर्च हुआ करते थे, परंतु उस जमाने में 1 रुपया भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। 1 रुपये में 1 सेर घी आ जाया करता था और 2 रुपये की 1 मन गंदम। 1 मन होता है 40 सेर। इसी कारण खाते पीते घरों के लड़के ही स्कूल जाया करते थे। हमारे 2 परिवारों में मैं पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा था। लेखक आगे कहता है कि किसी भी नई श्रेणी में जाने का मुझे कोई शौक़ नहीं था। ऐसा चाव कभी भी महसूस नहीं हुआ कि जिसका जिक्र कुछ लड़के करते। अजीब बात थी कि मुझे नई कॉपी और पुरानी कॉपियों में से ऐसी गंध आने लगती कि मन बहुत उदास होने लगता था। इसका ठीक ठाक कारण तो कभी समझ में नहीं आया, परंतु जितनी भी मनोविज्ञान की जानकारी है, इस अरुचि का कारण यही समझ में आया कि आगे की श्रेणी में कुछ भी मुश्किल पढ़ाई और नए मास्टरों की मारपीट का भय ही कहीं भीतर जमकर बैठ गया। लेखक कहता है कि सभी तो नए होते थे, परंतु 2-3 हर साल ही वह होते जो कि छोटी श्रेणी में नहीं पढ़ाते थे। कुछ ऐसी भी भावना थी कि अधिक अध्यापक 1 साल में ऐसी अपेक्षा करने लगते कि जैसे हम हरफन मौला हो गए हों। यदि उनकी आशाओं में पूरे नहीं हो पाते तो कुछ ही चीज़ें जैसे चमड़ी उधेड़ देने को तैयार रहते। इन्हीं कुछ कारणों से केवल किताबें कापियों की गंध से ही नहीं, बाहर के बड़े गेट से 10-15 गज दूर स्कूल के कमरों तक रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के झाड़ उगे थे, उनकी गंध भी मन उदास कर दिया करती थी। परंतु स्कूल 1-2 कारणों से अच्छा भी लगने लगा था। मास्टर प्रीतम चंद जब स्काउटिंग को परेड करवाते तो लेफ़्ट राइट की आवाज़ मुंह में ली हिस्सल से मार्च कराया करते। फिर राइट रन या लेफ़्ट रन या अबाउट टर्न कहने पर छोटे छोटे बूटों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक ठक करते अकड़ कर चलते तो लगता जैसे हम विद्यार्थी नहीं, बहुत महत्वपूर्ण आदमी हो, फौजी जवान। दूसरे विश्व युद्ध का समय था, परंतु हमारी नाभा रियासत का राजा अंग्रेज़ों ने 1923 में गिरफ्तार कर लिया था और तमिलनाडु में कोडाईकनाल में ही जंग शुरू होने से पहले उसका देहांत हो गया था। उस राजा का बेटा कहते थे अभी विलायत में पढ़ रहा था, इसलिए हमारी देसी रियासत में भी अंग्रेज की ही चलती थी। फिर भी राजा के न रहते अंग्रेज हमारी रियासत के गांवों से जबरन भर्ती नहीं कर पाता था। लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ अफसर आते तो उनके साथ कुछ नौटंकी वाले भी हुआ करते थे। वे रात को खुले मैदान में शमियाने लगाकर लोगों को फौज के सुख आराम बहादुरी के दृश्य दिखाकर आकर्षित किया करते थे। उनका एक गाना अभी भी मुझे याद है। लेखक कहता है कि आज मुझे वो गाना याद है। कुछ मकसरे अजीब सी वर्दियाँ पहने और अच्छे बड़े फौजी बूट पहने गाया करते थे। गाने की जो पंक्तियाँ हैं वो हैं, भर्ती हो जा रे रंगरूट, भर्ती हो जा रे रंगरूट, अठे मिले से टूटे लीतर, उठे मिलेंदे बूट, भर्ती हो जा रे रंगरूट, अठे पहन से फटे पुराने, उठे मिलेंगे सूट, भर्ती हो
हो जा रे रंगरूट। इन्हीं बातों से आकर्षित हो कुछ नौजवान भर्ती के लिए तैयार हो जाया करते थे। कभी कभी हमें भी महसूस होता कि हम भी फौजी जवानों से कम नहीं। धोबी की धूली वर्दी और पॉलिश किए बूट और जुराबों को पहने हम स्काउटिंग की परेड करते तो लगता हम फौजी ही हैं। मास्टर प्रीतम सिंह को स्कूल के समय कभी भी हमने मुस्कुराते नहीं देखा था और ना ही हंसते देखा था। उनका ठिगना कद, दुबला पतला परंतु गठीला शरीर, माता पिता के दागों से भरा चेहरा और बाज सी तेज आंखें, खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजों वाले बूट सभी कुछ ही भयभीत करने वाले हुआ करते थे। उनके बूटों की ऊंची एड़ियों के नीचे भी खुरियां लगी रहती थी, जैसे तंगे के घोड़े के पैरों में लगी रहती हैं। अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटे सिरों वाली कील ठुके होती। यदि वह सख्त जगह पर चलते तो खुरियों और कीलों के निशान वहाँ भी दिखाई देते। हम ध्यान से देखते, इतने बड़े और भारी भारी बूट पहनने के बावजूद उनके ठकनों में कहीं मोच तक नहीं आती थी। उनको देखकर हम यदि घर वालों से बूटों की मांग करते तो माँ बाप यही कहते कि ठकने टेढ़े हो जाएंगे, सारी उम्र सीधे न चल पाओगे। मास्टर प्रीतम सिंह ने हमारा डरना तो स्वाभाविक था, परंतु हम उनसे नफरत भी किया करते थे। कारण तो उसका मारपीट था। हम सभी जो मेरी उम्र के थे वह दिन नहीं भूल पाए जिस दिन वह हमें चौथी श्रेणी में फ़ारसी पढ़ाने लगे थे। हमें उर्दू का तो तीसरी श्रेणी तक अच्छा अभ्यास था, परंतु फ़ारसी तो अंग्रेजी से भी मुश्किल थी। अभी हमें पढ़ते एक सप्ताह भी नहीं हुआ कि प्रीतम चंद ने अपने एक शब्द रूप याद करने को कहा और आदेश दिया कि कल इसी घंटी में ज़बानी सुनेंगे। हम सभी घर लौटकर रात देर तक उस शब्द रूप को बार बार याद करते, परंतु केवल 2-3 लड़के ही जिन्हें आधी या कुछ अधिक शब्द रूप याद हो पाए। दूसरे दिन बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा तो एक भी लड़का न सुना पाया। तभी मास्टर जी घुर्राए, सभी कान पकड़ो। हमने झुककर टांगों के नीचे से अपने कानों को पकड़ लिया और पीठ ऊंची करके कान पकड़ने से 3-4 मिनट में ही टांगों में जलन होने लगी। मेरे जैसे कमज़ोर तो टांगों के थकने से कान पकड़ने से ही गिरने लग गए। जब तक मेरी और हरबंश की बारी आई तब तक हेड मास्टर शर्मा जी अपने दफ्तर में आ चुके थे। सब जब हमें सजा दी जा रही थी तो उसके कुछ समय पहले शर्मा जी स्कूल की पूर्व की ओर बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कपलाश से मिलने गए। यहाँ ये डॉक्टर का नाम है कपलाश। हाँ, वह दफ्तर के सामने की ओर चले आए। आते ही जो कुछ उन्होंने देखा वह सहन नहीं कर पाए। शायद यह पहला अवसर था कि वह पीटी प्रीतम चंद की उस बर्बरता को सहन न कर पाए। बहुत उत्तेजित हो गए। जो उनका पीटीआई सर था, जब हेड मास्टर सर ने देखा शर्मा ने कि वह बच्चों की कितनी बुरी तरीके से उनको पिटाई कर रहा है, तो हेड मास्टर सर से सहन नहीं हुआ और वे उत्तेजित हो गए। हार्ट आर यू डूइंग, वो कहने लगे कि स्टूडेंट्स ऑफ 4th क्लास स्टॉप इट एट वंस। हमें तब अंग्रेजी नहीं आती थी क्योंकि उस समय 5वीं श्रेणी से अंग्रेजी पढ़नी शुरू की जाती थी और इसी तरह ही हमारे स्कूल के 7वीं 8वीं श्रेणी के लड़कों ने बताया कि शर्मा जी ने कहा था क्या करते हैं, क्या चौथी श्रेणी को सजा देने का कोई ढंग है, इसे बंद करो। शर्मा जी गुस्से से कांपते बरामदे से अपने दफ्तर की ओर चले गए। फिर प्रीतम चंद कई दिनों तक स्कूल नहीं आए। हेड मास्टर शर्मा ने उन्हें मुअत्तल कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। मंजूरी के लिए रियासत की राजधानी नाभा भेज दिया गया था और हजारी लाल नाम के महकमे तालीम के डायरेक्टर थे, उनके ऐसे आदेशों की मंजूरी आवश्यक थी। उस दिन के बाद यह पता होते हुए भी कि पीटी प्रीतम चंद जी जो हैं जब तक नाभा से डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे तब तक वह स्कूल में एक कदम भी नहीं रखेंगे। जब भी फारसी की घंटी बजती तो हमारी छाती धक धक करती और फटने लग जाती, परंतु जब तक शर्मा जी स्वयं मास्टर और नोहरिया राम जी के कमरे में फारसी पढ़ाने नहीं आते तो हमारे चेहरे मुरझाए रहते। फिर कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। पता चला कि बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने एक छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा
किराए पे लिया है, वहीं आराम कर रहे हैं। कुछ साथियों 8वीं के विद्यार्थी हमें बताया करते थे कि उन्हें मुअत्तल होने की रत्ती भर भी चिंता नहीं थी। पहले की तरह आराम से पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन भर कई बार भिगोकर बादामों की गिरियों को छिलका उतार कर उन्हें खिलाते, बातें करते। उनके वे तोते हमने कई बार देखे हैं। हम उन बड़े लड़कों के साथ उनके चौबारे में गए थे। जो लड़के पीटी साहब के आदेश पर उनके घर का काम करने जाया करते थे, परंतु हमारे लिए यह एक चमत्कार था। जो प्रीतम चंद बिल्ला मार मार कर हमारी चमड़ी तक उधेड़ देते। वह अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे करते थे? क्या तोतों को उनकी दहकती बुरी आंखों से भय नहीं लगता था? हमारी समझ में ऐसी बातें तब नहीं आ पा रही थी। बस एक तरह उन्हें अलौकिक ही मानते थे। हाँ जी, ये हमारा लेसन था सपनों के ऐसे दिन, जो हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।